जब माँ का फ़ोन आया तब मैं बाथरूम से बाहर निकल रहा था। मेरे रिसीव उठाने से पहले ही रुचिका ने फ़ोन पर वार्तालाप आरंभ कर दिया था। माँ उससे कह रही थी, रुचिका, मैंने तुम्हें एक सलाह देने के लिए फ़ोन किया है। मैं जो कहने जा रही हूँ वह सिर्फ मेरी सलाह है, सास के होने के नाते आदेश नहीं। उम्मीद है तुम उस पर विचार करोगी और हो सका तो मानोगी भी। बोलिए माँ जी। बेटी, तुम्हारे देवर बंटी की शादी है। वह कोई गैर नहीं है, तुम्हारे पति का सगा भाई है। तुम दोनों के व्यापार अलग हैं, घर अलग हैं, कुछ भी तो साझा नहीं है। फिर भी तुम लोगों के बीच मधुर संबंध नहीं है, बल्कि यह कहना अधिक सही होगा कि संबंध टूट चुके हैं। मैं तो समझती हूँ कि अलग अलग रहकर संबंधों को निभाना ज़्यादा आसान हो जाता है। वैसे उसकी गलती क्या है? बस यही कि उसने तुम दोनों को इस नए शहर में बुलाया, अपने साथ रखा और नए सिरे से व्यापार शुरू करने को प्रोत्साहित किया। हो सकता है उसके साथ रहने में तुम्हें कुछ परेशानी हुई हो, एक दूसरे से कुछ शिकायतें भी हो, किंतु इन बातों से क्या रिश्ते समाप्त हो जाते हैं? उसकी सगाई में तुम नहीं आई थी, किंतु शादी में ज़रूर आना। बहू का फर्ज परिवार में को जोड़ना होना चाहिए। तो क्या मैंने रिश्ते को तोड़ा है? बंटी ही सब जगह हमारी बुराइयां करते फिरते हैं। लोगों से यहाँ तक कहा है कि मेरा बस चले तो भाभी को गोली मार दूं। उसने आते ही हम दोनों भाइयों के बीच दरार डाल दी। माँ जी, दरार डालने वाली कौन होती हूँ मैं? असल में बंटी के भाई ही उनसे खुश नहीं हैं। मुझे तो अपने पति की पसंद के हिसाब से चलना पड़ेगा। वह कहेंगे तो आ जाऊंगी। देखो, मैं यह तो नहीं कहती कि तुमने रिश्ते को तोड़ा है, लेकिन जोड़ने का प्रयास भी नहीं किया। रही बात लोगों के कहने की, तो कुछ लोगों का काम ही यही होता है। वे इधर उधर की झूठी बातें करके परिवार में, संबंधों में फूट डालते रहते हैं और झगड़ा कराकर मज़ा लूटते हैं। तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुमने दूसरों की बात पर विश्वास कर लिया है। देखो रुचिका, मैंने आज तक कभी तुम्हारे सामने चर्चा नहीं की है, किंतु आज कर रही हूँ। तुम्हारी शादी के बाद कई लोगों ने हमसे कहा, आप कैसी लड़की को बहू बनाकर ले आई। इसने अपनी भाभी को चैन से नहीं जीने दिया, बहुत सताया। अपनी भाभी की हत्या के सिलसिले में इसका नाम भी पुलिस में दर्ज था। कुंवारी लड़की हैं, शादी में दिक्कत आएंगी, यही सोचकर रिश्वत खिलाकर उसका नाम घरवालों ने उसके केस से निकलवाया है। अगर शादी से पहले हमें यह समाचार मिलता तो शायद हम सच्चाई जानने के लिए प्रयास भी करते, लेकिन तब तक तुम बहू बनकर हमारे घर आ चुकी थी। कहने वालों को हमने फटा कर फटकार कर भगा दिया था। यह सब बात बताकर मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती, बल्कि कहना चाहती हूँ कि आंखें बंद करके लोगों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। खैर, मैंने तुम्हें शादी में आने की सलाह देने के लिए फ़ोन किया है। माना न माना तुम्हारी मर्जी है, तुम्हार पर निर्भर करता है। इतना कहकर माँ ने फ़ोन काट दिया था। माँ ने कई बार मुझे भी समझाने की कोशिश की थी, किंतु मैंने उनकी पूरी बात कभी नहीं सुनी, बल्कि उन पर यही दोषारोपण करता रहा कि वह मुझसे ज़्यादा बंटी को प्यार करती हैं, इसलिए उन्हें मेरा ही दोष नज़र आता है, बंटी का नहीं। इस पर वे हमेशा यहाँ से रोती हुई ही लौटी थी। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मैं खुद भी बंटी के खिलाफ था, हमेशा दूसरों की बातों पर विश्वास करता रहा। इस तरह हम दोनों भाइयों के बीच खाई चौड़ी होती चली गई। लेकिन फ़ोन पर की गई माँ की बातें सुनकर कुछ हद तक उनसे सहमत ही हुआ। माँ यहाँ नहीं
रहती थी। शादी की वजह से ही बंटी के पास उसके घर आई हुई थी। वे हम दोनों भाइयों के बीच अच्छे संबंध न होने की वजह से बहुत दुखी रहती थी, इसलिए यहाँ बहुत कम ही आती थी। लोग सही कहते हैं, अधिकतर पति पारिवारिक रिश्तों को निभाने के मामले में पत्नी पर निर्भर हो जाते हैं। उसकी नज़रों से ही अपने रिश्ते का मूल्यांकन करने लगता है। शायद यही वजह है कि पुरुष अपने माता पिता, भाई बहनों आदि से दूर होते जाता है और ससुराल वालों के नज़दीक होते जाता है। दूसरों शब्दों में यूँ भी कहा जा सकता है कि महिलाएं पुरुष की तुलना में अपने रक्त संबंधों के प्रति अधिक वफादार होती हैं, इसलिए अपने मायके वालों से उनके संबंध मधुर बने रहते हैं, बल्कि बनकर वे पति को भी अपने परिवार से जोड़ने का प्रयास करती रहती हैं। वैसे पुरुष का अपनी ससुराल से जुड़ना गलत नहीं है। गलत तो यह है कि पुरुष से संतुलन नहीं रह पाते हैं। वे नए परिवार से तो जुड़ते हैं, किंतु धीरे धीरे अपने परिवार से दूर होते चले जाते हैं। भाई बहनों में कहाँ सुनी कहाँ नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं होता कि संबंध समाप्त कर दिए जाएं। मेरे साथ यही हुआ। जाने अनजाने में बंटी से ही नहीं, अपने परिवार के अन्य सदस्यों से भी दूर होता चला गया। सही माने में देखा जाए तो संपन्नता का व कामयाबी के जिस शिखर पर बैठकर वह मेरी पति गर्व महसूस कर रहे थे, उसके ज़मीन मेरे लिए बंटी ने ही तैयार की थी। उसके पूर्ण सहयोग व प्रोत्साहन के बिना अपनी पत्नी के साथ इस अजनबी शहर में आने पर अल्प पूंजी से नए सिरे से व्यवसाय शुरू करने की बात सोच भी नहीं सकता था। उसका आभार मानने के बदले मैंने उस रिश्ते को दफन कर दिया। मेरी पत्नी में मेरी ससुराल वालों का 1% भी योगदान नहीं था उन्नति में, किंतु धीरे धीरे वही मेरे नज़दीक होते गए। दोष रुचिका का नहीं था, मेरा था। मैं ही अपने निकटतम रिश्ते को प्रति ईमानदार नहीं रहा। जब मैंने ही उनके प्रति उपेक्षा का भाव अपनाया तो मेरी पत्नी रुचिका भला उन रिश्तों की कद्र क्यों करती। समाज में साथ रहने वाले मित्र, पड़ोसी, परिचित सब हमारे हिसाब से नहीं चलते। हम में मतभेद भी होते हैं, एक दूसरे से नाखुश भी होते हैं, आगे पीछे एक दूसरे की आलोचना भी करते हैं, लेकिन फिर भी संबंधों का निर्वाह करते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। फिर अपनों के प्रति हम इतने कठोर क्यों हो जाते हैं? उनकी जरा जरा सी त्रुटियों को बढ़ा चढ़ाकर क्यों देखते हैं? कुछ बातें को नज़रअंदाज क्यों नहीं कर पाते? तिल को ताड़ क्यों बना देते हैं? मैं सोचने लगा, बंटी मेरा सगा भाई है। यदि जाने अनजाने में उसने कुछ गलत किया या कहा भी है तो आपस में मिल बैठकर मतभेद मिटाने का प्रयास भी कर सकते थे। गलतफहमियों को दूर करने के बदले हम रिश्तों को समाप्त करने के लिए कमर कस लें। यह तो समझदारी नहीं। असलियत तो यह है कि कुछ शातिर लोगों ने दोस्ती का ढोंग रचाते हुए हमें एक दूसरे के विरुद्ध भड़काया, हमारे बीच की खाई को गहरा किया। हमारी नासमझ की वजह से वे अपने कोशिश में कामयाब भी रहे, क्योंकि हमने अपने की तुलना में गैरों पर विश्वास किया। मैंने निर्णय कर लिया कि अपने फैसले में खुद लूँगा। बंटी की शादी में सीखा जाए या न जाए, किंतु मैं समय पर पहुंचकर भाई का फर्ज निभाऊंगा। उसकी सगाई में रुचिका की वजह से ही मैं तब पहुंचा जब प्रोग्राम समाप्त हो चुका था। सगाई होने वाले दिन में जल्दी ही दुकान बंद करके घर आ गया था, लेकिन शिका के कलह शुरू कर दिया था। वह बंटी के प्रति शिकायत का पुराना पुलिंदा खोल कर बैठ गई थी। उसने मेरा मूड इतना खराब कर दिया था कि जाने का उत्सव ही ठंडा पड़ गया। मैं बिस्तर पर पड़ा सो गया था। जब नींद खुली तो रात के 10 बज रहे थे।
मन अंदर से ही कहीं कचोट रहा था कि तेरे सगे भाई की सगाई और तू यहाँ घर में पड़ा है। फिर मैं बिना कुछ विचार किए देर से ही सही बंटी के घर चला गया था। मानव का स्वभाव है कि अपनी गलती न मानकर दोष दूसरे के सिर पर मर देता है, जैसे कि वह दोस्त में ने रुचिका के सिर पर मर दिया है। ठीक है, रुचिका ने मुझे रोकने का प्रयास अवश्य किया था, किंतु मेरे पैरों में बेड़ी तो नहीं डाली थी। दोषी मैं ही था। वह तो दूसरे घर से आई थी। नए रिश्ते में एकदम से लगाव नहीं होता। मुझे ही कड़ी बनकर उसको अपने परिवार से जोड़ना चाहिए था, जैसे उसने मुझे अपने परिवार से जोड़ लिया था। रुचिका बिकी किया की आवाज़ से मेरा ध्यान भंग हुआ। वह बाहर वाले कमरे में थी। उसे मालूम नहीं था कि मैं नहा कर बाहर आ चुका हूँ और फ़ोन की पेरलेन लाइन पर माँ व उसी की पूरी बातें सुन चुका हूँ। मैं सहजता से बाहर गया और उससे पूछा, रुचिका, रो क्यों रही हो? मुझे रुलाने का ठेका तो तुम्हारे घर वालों ने ले रखा है। अभी आपकी माँ का फ़ोन आया था। आपको तो पता है न, मेरी भाभी ने आत्महत्या की थी। आपकी माँ ने आरोप लगाया है कि भाभी की हत्या की साजिश में भी शामिल थी। कहकर वह जोर से रोने लगी। बस यही आरोप लगाने के लिए उन्होंने फ़ोन किया था। उनके हिसाब से मैंने रिश्तों को तोड़ा है। फिर भी वे चाहती हैं कि मैं बंटी की शादी में जाऊं। मैं इस शादी में हरगिज़ नहीं जाऊंगी। यह मेरा अंतिम फैसला है। तुम्हें भी वहां नहीं जाना चाहिए। सुनो, हम दोनों अपना अपना फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं चाहते हुए भी तुम्हें बंटी के यहाँ चलने के लिए बाध्य नहीं करना चाहता, किंतु अपना निर्णय लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। मुझे तुम्हारा सलाह नहीं चाहिए तो तुम जाओगे। बंटी तुम्हारे व मेरे लिए जगह जगह इतना जहर उगलता फिरता है, फिर भी जाओगे? उसने कभी मुझसे या मेरे सामने ऐसा नहीं कहा। लोगों के कहने पर हमें पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए। लोगों के कहने की परवाह पे ने की होती तो तुमको कभी भी यह प्यार न दे पाता जो मैंने दिया है। अभी तुम मांझी द्वारा आरोप लगाए जाने की बात कर रही थी, पर वह उन्होंने नहीं लगाया। लोगों ने उन्हें ऐसा ही बताया होगा। आज तक मैंने भी इस बारे में तुमसे कुछ पूछा या कहा नहीं। आज कह रहा हूँ। तुम्हारे ही कुछ परिचितों व रिश्तेदारों ने मुझे भी से भी कहा कि रुचिका बहुत तेज मिजाज लड़की है। अपनी भाभी को इसने कभी चैन से नहीं जीने दिया। इसके जुल्मों से परेशान होकर भाभी की मौत हुई थी। पता नहीं वह हत्या थी या आत्महत्या, लेकिन मैंने उन लोगों की परवाह की नहीं की। पर तुमने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया। क्या तुम भी मुझे अपराधी समझते हो? मैं तुम्हें अपराधी नहीं समझता, न ही मैंने उन लोगों की बातों पर विश्वास किया था। अगर विश्वास किया होता तो तुमसे शादी न करता। तुमसे बस एक सवाल करना चाहता हूँ। लोग जब किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो क्या हमें उस पर विश्वास कर लेना चाहिए? मैं तो बस इतना जानता हूँ कि वह सब झूठ हैं। हमसे जलने वालों ने अफवाह फैलाई थी। इस वजह से मेरी शादी में कहीं बार रुकावटें आई। मैंने भी उसे सच नहीं माना। बस तुम्हें यह एहसास कराना चाहता हूँ कि जैसे ये सब बातें झूठी हैं, वैसे ही बंटी के खिलाफ हमें भड़काने वाले की बातें भी झूठी हो सकती हैं। उन्हें हम सत्य क्यों मान रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे बातें झूठी हैं। खैर, लोगों ने सच कहा या झूठ, मैं तो नहीं जाऊंगी। एक बार भी उन्होंने मुझसे शादी में आने के लिए नहीं कहा। कैसे कहता, सगाई पर आने के लिए तुमसे कितना आग्रह करके गया था। यहाँ तक कि उसने तुमसे माफ़ी भी मांगी थी, फिर भी तुमने नहीं गए।
तुम नहीं गई। इतना घमंड अच्छा नहीं। उसकी जगह मैं होता तो मैं दोबारा बुलाने न आता। सब नाटक था। लेकिन आज अचानक तुम्हें हो क्या गया? आज तो बंटी की बड़ी तरफदारी की जा रहे हुए। तभी द्वार की घंटी बजी। बंटी आया था। उसने रुचिका से कहा, भाभी भैया से तो आपको साथ लाने को कह चुका हूँ। आपसे भी कह रहा हूँ, आप आएंगी तो मुझे खुशी होगी। अब मैं चलता हूँ, बहुत काम करने हैं। बंटी प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा किए बिना लौट गया। मैंने पूछा, अब तो तुम्हारी यह शिकायत भी दूर हो गई है। तुमसे उसने आने को नहीं कहा। अब क्या इरादा है? इरादा क्या होना है? हमारे पड़ोसियों से एक सप्ताह पहले ही आने को कह दिया था। मुझे एक दिन पहले न्योता देने आया है। असली बात तो यह है कि मेरा मन उनसे इतना खट्टा हो गया है कि मैं जाना नहीं चाहती। मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारी मर्जी, कहकर वह दुकान चला गया। थोड़ी देर बाद ही रुचिका का फोन आया। सुनो, एक खुशखबरी है। मेरे भाई हिमांशु की शादी तय हो गई है। 10 दिन बाद ही शादी है। उसके बाद कई महीनों तक शादियां नहीं होंगी। इसलिए जल्दी शादी करने का निर्णय लिया है। बधाई हो। कब जा रही हो? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे मैं अकेली ही जाऊंगी। तुम नहीं जाओगे? तुमने सही सोचा। तुम्हारा भाई की शादी है, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। यह क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? मेरे माँ बाप की जग हंसाई करवाने का इरादा है क्या? सब पूछेंगे दामाद क्यों नहीं आया, तो क्या जवाब देंगे लोग? लोग कई तरह की बातें बनाएंगे। बातें तो लोगों ने तब भी बनाई होगी जब एक ही शहर में रहते हुए सगी भाभी को कहकर भी तुम देवर की सगाई में नहीं गई और अब शादी में भी नहीं जाओगी। जग हंसाई क्या यहाँ नहीं होगी? या फिर इज्जत का ठेका तुम्हारे खानदान ने ही ले रखा है? हमारे खानदान की तो कोई इज्जत ही नहीं है। मत करो तुलना दोनों खानदानों की। मेरे घर वाले तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। क्या तुम्हारे घर वाले मुझे वह इज्जत व प्यार दे पाए? हर एक को इज्जत व प्यार अपने व्यवहार से मिलता है। तो क्या तुम्हारा अंतिम फैसला यह है कि तुम मेरे भाई की शादी में नहीं जाओगे? अंतिम ही समझो। यदि तुम मेरे भाई की शादी में नहीं जाओगी तो मैं भला तुम्हारी भाई की शादी में क्यों जाऊंगा? अच्छा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, कहकर रुचिका ने फोन रख दिया। दूसरे दिन बंटी की शादी में रुचिका को आया देखकर मांझी का चेहरा खुशी से खिल उठा था। मांझी भी बहुत खुश था। मांझी ने स्नेह से सीखा रुचिका की पीठ पर हाथ रखते हुए, बेटी तुम आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आती कैसे नहीं। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आपके आग्रह को कैसे टाल सकती थी? मैं मन ही मन मुस्कुराया। रुचिका की किन परिस्थितियों के कारण यहाँ आई हैं, यह तो बस मैं ही जानता था। उसके यह संवाद भले ही झूठे थे, पर अपने सफल अभियान द्वारा उसने माँ को प्रसन्न कर दिया था। यह हमारे बीच हुए समझौते की एक सुखद सफलता थी। कैसी लगी आपको मेरी कहानी? कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करो ताकि अगले अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।